Good afternoon, all of you. Now we discuss the next practical experiment number 14. To prepare and submit 100 ml or 500 ml of 1.4% weight by volume sodium bicarbonate intravenous injection BP. Then we discuss the general concept structure of procedure. First is weigh, second dissolve in a vehicle, then filter it, then sterilize it, then fill in a container, then inspect it, and finally label it. Then we discuss the stepwise procedure of this experiment. First is sodium bicarbonate intravenous infusion BP contain not less than 94% and not more than 106% of stated amount of sodium bicarbonate. So, this formula is sodium bicarbonate 1.4 gram and water for injection 100 ml. हमें 100 ml अगर बनाना है हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें 1.4 ग्राम लेना है. अगर हमें 500 ml बनाना है तो इसके लिए कैलकुलेशन से इफ़ 100 ml ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन रिक्वायर्ड 1.4 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, therefore 500 ml of water for injection required x gram of sodium chloride. So if अगर 1.4 ग्राम ये हो गया 100 ml के लिए, अगर हमें 500 ml के लिए बनाना है तो कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए ये डिटरमाइन करनी है. सोडियम बाइकार्बोनेट की कितनी क्वांटिटी चाहिए ये हमें डिटरमाइन करना है. तो इसके लिए हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 1.4 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 7 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. समझ में आया. अगर 100 ml के लिए 1.4 ग्राम लगता है तो 500 ml के लिए कितनी क्वांटिटी लगती है सोडियम बाइकार्बोनेट की. तो डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू निकाल सकते. कैसे? तो 1.4 इंटू 500 ml वाटर फॉर इंजेक्शन डिवाइडेड इंटू 100 ml इक्वल्स टू 7 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. देन first step is take accurately weigh required quantity of sodium bicarbonate in a suitable sterilized container and add sufficient quantity of water for injection to make the required volume and stir to dissolve. फर्स्टली क्या करना है, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी वे करनी है एंड सूटेबल स्टरलाइज कंटेनर में उसे डिसॉल्व करना है. इन वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करना है कितना 100 ml. अगर 100 ml लेना है तो 100 ml ले सकते हो या फिर 500 ml लेना है तो 500 ml ले सकते हो. देन स्टर टू डिसॉल्व, देन द सोल्यूशन शुड बी क्लियर. इफ़ नॉट फिल्टर द सोल्यूशन यूजिंग अ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर. देन आपको सोल्यूशन एग्जामाइन करना है. अगर आपका सोल्यूशन क्लियर रहा तो फिल्टर नहीं करना है. इफ़ अगर एनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन देयर सोल्यूशन देन फिल्टर इन यूजिंग द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर. देन fill the clear filtered solution into pressure tank and aseptically pass through the membrane filter of 0.22 micrometer. Then fill the solution aseptically into sterilized transfusion bottle, close with a sterilized rubber closure and seal with an aluminum cap. देन क्या करना है आपको, फिल्टर करने के बाद क्या करना है, वो सॉल्यूशन आपको ट्रांसफ्यूजन बॉटल में फिल करनी है. देन क्लोज विथ अ स्टरलाइज रबर क्लोजर एंड सील विथ अ एल्यूमिनियम कैप. Invert and shake the bottle to check leakage.
क्या करना है बाद में, लीकेजिंग टेस्ट करनी है, लीकेज टेस्ट करना है। इन्वर्टिंग पोजीशन में आपको बॉटल रखना है। इफ़ अगर एनी लीकेज देन द रिजेक्ट द बॉटल, एग्जामाइन द सॉल्यूशन क्रिटिकली फॉर पार्टिकल्स, देन polish the bottles and re-examine for the particles, check the label and stick on a bottle. Finally, this solution should comply with the specification laid down by the BP. फाइनली क्या करना है आपको, पॉलिश द बॉटल्स एंड री एग्जामाइन, और फिर री एग्जामाइन करना है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर दिखे तो उसको और फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद लेबल करना है एंड स्टिक ऑन द बॉटल एंड फाइनली गेट द सबमिटेड। देन कैटेगरी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की क्या कैटेगरी है, सिस्टेमिक अल्कलाइजर, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। Then storage, sodium bicarbonate intravenous infusion should not be kept in a container that have previously been subjected to heating in a autoclave. स्टोरेज कंडीशन क्या बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट की, अगर प्रीवियसली एक आधा हमारी बॉटल है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की बॉटल है, अगर वो प्रीवियसली हीटिंग ऑन ऑटोक्लेव हुई है तो वो हमें बॉटल इसमें यूज़ नहीं करनी है। न्यूली बॉटल हमें यूज़ करनी है फॉर द स्टोरेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। देन डोसेज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। देन कॉशन, even invisible damage to container caused during transit, storage or handling may result in a contamination. Then warning, do not use if container is found leakage or solution is hazy or solution contain visible solid particle, discard an unused portion. Then direction for IV use only. Then finally result, sodium bicarbonate intravenous infusion BP was prepared, sterilized, labeled and finally submitted. ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल नंबर 14 टू प्रिपेयर एंड सबमिट 100 ml sodium bicarbonate intravenous injection BP. Then we move to the next practical number 15 to evaluate absorbent cotton wool IP. Then some theory are behind this. To discuss the theory of evaluation of surgical dressing. Surgical dressing is term applied to wide range of material used for a dressing of wounds or injured or diseased tissue. Means the surgical dressing are used for the dressing of wounds. Any wounds are observed in skin or any other body, then surgical dressing are used to round the wounds and injured or diseased tissues. Then the dressing are used to provide an environment for wound healing, then prevent a maceration by permitted evaporation or absorption, then promote hemostatic यानी stoppage of bleeding, then protect the wound from further damage, वो और प्रोटेक्ट करता है फर्दर डैमेज के लिए, then reduce heat loss, then reduce heat loss, control microbial growth, promote autolysis. Autolysis means self digestion, promote healing, then provide compression promoting hemostatic and reduce edema. और सर्जिकल ड्रेसिंग क्या यूज़ करता है, प्रमोट हीमोस्टैटिक यानी ब्लीडिंग का स्टॉप भी करता है, रिड्यूस पेन भी करता है और रिड्यूस एडिमा मीन्स स्वेलिंग। अगर आपके वाउंड पर कोई स्वेलिंग हो, अगर आपने बैंडेज किया तो वो स्वेलिंग भी कम करता है, ठीक है। देन प्रोवाइड सपोर्ट, रिड्यूस पेन, इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट, reduce odor, then improve the appearance of wound site, then reduce overall cost associated with a wound treatment.
ये तो हो गए हमारे यूजेस ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग. देन वी डिस्कस द सर्जिकल ड्रेसिंग classification. Surgical dressing may be classified as follows. First is fibers. So fibers means a material or a substance that is made from natural or artificial threads. Fibers means क्या होता है, ऐसे material और substance which is made from natural or artificial threads. For example, absorbent cotton, non-absorbent cotton, surgical cotton, cotton balls, non-absorbent bleach cotton, etc. Then next classification है fabrics. Fabrics means a type of cloth or a soft material that is used for making a cloth, curtains, etc. फैब्रिक मीन्स अ टाइप ऑफ क्लॉथ और सॉफ्ट मटेरियल. सॉफ्ट मटेरियल भी होता है और क्लॉथ के टाइप होता है विच इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड कर्टन्स एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल एब्सॉर्बेंट लीन, एब्सॉर्बेंट कॉटन वेज, एब्सॉर्बेंट रिबन वेज, फिलामेंट वेज, मेडिकेटेड सर्जिकल वेज पैड्स, एक्सरे डिटेक्टेड वेज पैड्स, sanitary napkins, eye pads, etc. Then bandage. Bandage means a long piece of soft which material that you tie round a wound or injury. Bandage means क्या है, long piece of soft which is material that you tie round a wound or injury. वाउंड पर राउंड करने के लिए या फिर इंजर को राउंड करने के लिए एक ऐसा सॉफ्ट मटेरियल और लॉन्ग पीस हम यूज़ करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम बैंडेज. फॉर एग्जांपल वेज रोलर बैंडेज, मुस्लिन बैंडेज रोल्स, इलास्टिक बैंडेज लाइक क्रेप बैंडेज, हाई बल्क बैंडेज, देन ट्रायंगुलर बैंडेज, आर्थोपेडिक बैंडेज, प्लास्टर्स ऑफ पेरिस बैंडेज एट्सेट्रा. देन लास्ट है हमारा एडेसिव टैप्स. एडेसिव टैप्स मीन्स अ स्ट्रिप ऑफ पेपर और अ प्लास्टिक कोटेड विथ एडेसिव एंड सोल्ड इन अ रोल यूज टू स्टिक थिंग्स टुगेदर. एडेसिव टैप्स मीन्स क्या है, ऐसा स्ट्रिप ऑफ पेपर और प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक रहता है विच इज़ कोटेड विथ एडेसिव एंड सोल्ड इन अ रोल. कोटेड विथ एडेसिव रहता है एंड सोल्ड इन अ रोल यूज टू स्टिक द थिंग्स टुगेदर. टू थिंग्स जोड़ने के लिए जो स्टिक चाहिए या फिर एक स्टिकी मटेरियल. फॉर एग्जांपल हमें सलाइन पर जो स्टिक करके देते हैं वो जो टैप रहती है वही हो गई हमारी एडेसिव टैप. फॉर एग्जांपल रबर बेस एडेसिव टैप्स, एक्रिलेट एडेसिव टैप्स, जिंक ऑक्साइड सर्जिकल एडेसिव टैप्स, परमिएबल प्लास्टिक सर्जिकल एडेसिव टैप्स एट्सेट्रा. ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग. सर्जिकल ड्रेसिंग का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, फाइबर्स, फैब्रिक्स, बैंडेजेस, एडेसिव टैप्स. देन वी मूव टू द फॉलोइंग सर्जिकल ड्रेसिंग आर ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया 1996. फर्स्ट है एब्सॉर्बेंट कॉटन आईपी. एब्सॉर्बेंट कॉटन आईपी उसका सिनोनिम है एब्सॉर्बेंट कॉटन वूल. एब्सॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ ट्राइकोम्स और गुड क्वालिटी न्यू कॉम्बर्स obtained from the seeds coat of various species of genus Gossypium lean. Clean, purified and bleached, it does not contain any compensator coloring matter. एब्सॉर्बेंट कॉटन क्या है, उसका सिनोनिम क्या है, एब्सॉर्बेंट कॉटन वूल. और एब्सॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ ट्राइकोम्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ न्यू कॉम्बर्स obtained from the seed coats of various species of genus Gossypium lean. Then next है packaging. Packaging is a roll of not more than 500 gram of continuous tap with a lightweight paper running under the entire tap. The paper being or such a width that is may be folded
over the edge of the lap, the two together being tightly and evenly rolled, enclosed and sealed in a well-closed container. Category surgical dressing. Specification test as per the IP 1996. First specification test है identification test. Second, test for acidity and alkalinity. Then third test for surface active substances. Test for absorbency test. Then next test, fluorescence test. Test for coloring matter. Test for either soluble substances. Test for water soluble substances. Test for NIPS. Test for sulfated ash. एंड लास्ट टेस्ट फॉर लॉस ऑन ड्राइंग. ये हो गए हमारी स्पेसिफिकेशन टेस्ट एज पर आईपी. देन नेक्स्ट है हमारा एब्सॉर्बेंट लिंट आईपी. उसका सिनोनिम है लिंट, कॉटन लिंट, अनमेडिकेटेड लिंट. उसका सिनोनिम क्या क्या है? फर्स्ट लिंट, सेकंड कॉटन लिंट भी हम इसे बोल सकते हैं, या फिर अनमेडिकेटेड लिंट भी इसे बोल सकते. एब्सॉर्बेंट लिंट इज़ अ कॉटन क्लॉथ ऑफ अ प्लेन वेव. एब्सॉर्बेंट लिंट क्या है? कॉटन क्लॉथ है ऑफ अ प्लेन वेव ऑन वन साइड ऑफ विच अ नेप हैज़ बीन रेज फ्रॉम आइदर रैप और रेप्ड यार्न. रैप्ड और रेप्ड यार्न हम बाद में देखेंगे. It absorbs water readily, but its absorbency may be considerably reduced by medication. The absorbency of product depending upon the medicament incorporations. Category है उसकी surgical dressing. Then storage, stored in well closed package so as to prevent access of moisture in a dry place free from dust. Labeling. The label stated that the dimensions, that is the length and width in centimeter. Then इसकी स्पेसिफिकेशन टेस्ट एज पर द IP 1996 देखेंगे हम. फर्स्ट टेस्ट है एब्सॉर्बेंसी टेस्ट, सेकंड फ्लूरोसेंस टेस्ट, देन थर्ड थ्रेड्स पर सेंटीमीटर, रैप not less than 16 and weft not less than 10. So what is mean by wrap and weft? आपने क्लॉथ देखा होगा, क्लॉथ में ऐसे ऐसे थ्रेड्स होते हैं वर्टिकली एंड लॉन्गिट्यूडनली. ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनली लेंथ होती है उसको बोलते हैं हम रैप, एंड जो हॉरिजेंटली होते हैं उसको बोलते हैं हम वेफ्ट. इसको बोलते हैं हम वेफ्ट. सो थ्रेड्स पर सेंटीमीटर, रैप नॉट लेस देन 16 एंड वेफ्ट नॉट लेस देन 10. वेट पर यूनिट एरिया 25 ग्राम हैज़ अ superficial area of 10350 to 10370 square centimeter. ये हो गया हमारी स्पेसिफिकेशन टेस्ट एज पर IP 1996 फॉर एब्सॉर्बेंट लिंट IP. देन वी डिस्कस द एब्सॉर्बेंट कॉटन रिबर गेज BP. फर्स्ट, absorbent cotton ribbon gauge consists of woven fabric supplied as a ribbon of various width with a fast sleevage edge in which the wrap and weft threads are of cotton. क्या बोलता है एब्सॉर्बेंट कॉटन, यानी कि एब्सॉर्बेंट कॉटन रिबन गेज कंसिस्ट ऑफ वोवन फैब्रिक्स which consist of woven fabrics supplied as a ribbon of various width and fast sleevage edge in which the wrap and weft threads are of cotton. जो हमने अभी देखा wrap and weft threads are of made up of cotton से made up of होते हैं, और it is purified, bleached to the good white and made absorbent either before or after weaving. It is practically odorless, reasonably free from weaving defect
and contain not more than slight trace of a leaf residue, pericarp, seed, husk or other impurities. Then it is in a one continuous length. Then specification test as per BP. First specification test is identification test, second test is absorbency test, third test is test for acidity or alkalinity, test for coloring matters, test for threads as per 10 centimeter, test for weight per unit area, test for either soluble substances, then fluorescence test, then test for foreign fibers, then test for a starch and dexine, then test for surface active substances, then test for water soluble substances, test for loss on drying, and last test for sulfated ash. Then some important terms are used in this experiment. First terms is staple. Staple means it is an alternative term of fiber. Fiber को ही क्या बोलते हैं हम? staple. Then next term is naps. Naps means naps are entangled masses of fiber visible to naked eye. They may be produced in a cotton during growth or when it becomes a damp. नेप्स मीन्स ऐसा मासेस ऑफ फाइबर होते हैं, एखादी प्लेन क्लॉथ हो उसमें अगर कुछ बबल्स जैसा दिखे क्लॉथ का तो वही होता है हमारा नेप्स. नेप्स यानी क्या? इंटेंगल मासेस ऑफ फाइबर विजिबल टू नेक आई. हम अपने आई से हम उसे देख भी सकते हैं. दे मे बी प्रोड्यूस इन अ कॉटन ड्यूरिंग ग्रोथ और व्हेन इट बिकम्स अ डैम्प. देन नेक्स्ट टर्म है हमारी यार्न. It is a term applied to thread spoon from the fibers. Yarn means क्या? It is a term applied to thread spoon from the fibers. Then yarn count. Yarn count. हम yarn count कैसे कर सकते? It is a weight in gram of 1 kilometer of yarn. It is used as a measure of thickness. कैसे काउंट कर सकते हैं? हम इसे 1 किलोमीटर ऑफ यार्न उसका वेट कितना है तो वो होगा हमारा यार्न काउंट. यानी 1 किलोमीटर ऑफ यार्न फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 kg का हो गया तो ये हमारा यार्न काउंट हो गया. ठीक है. देन नेक्स्ट टर्म है हमारी स्लब्स. स्लब्स मीन थिक सॉफ्ट पार्ट ऑफ यार्न आर रेफर्ड एज अ स्लब्स. थिक और सॉफ्ट पार्ट ऑफ यार्न, यार्न का जो थिक और सॉफ्ट पार्ट होता है उसको ही बोलते हैं हम स्लब्स. देन नेक्स्ट टर्म है हमारी यूनियन फैब्रिक. यूनियन फैब्रिक मीन्स इट इज़ द फैब्रिक कॉम्प्रेस ऑफ 2 kinds of yarn that is cotton and wool. मीन्स द 2 फैब्रिक्स. ऐसा फैब्रिक रहता है या पूरी तरह से कॉटन रहता है या फिर पूरी तरह से वूल रहता है. पर यूनियन फैब्रिक में दोनों भी मिक्स रहते हैं. यानी कॉटन और वूल मिलकर जो फैब्रिक बनता है उसे ही बोलते हैं हम यूनियन फैब्रिक्स. Then wrap and weft. A thread in a fabric running lengthwise are referred as a wrap or ends, while those crossing them at a right angles are weft. For example, हमने अभी भी डिस्कस किया, ऐसा क्लॉथ होता है अगर लॉन्गिट्यूडनली हुआ लेंथवाइज तो ये क्या हो गया हमारा रैप. ये क्या हो गया हमारा रैप. और उसको क्रॉस करने के लिए हॉरिजेंटली जो क्रॉसिंग लाइंस रहती है हमारी क्लॉथ की उसे बोलते हैं हम वेफ्ट. उसे बोलते हैं हम वेफ्ट. देन प्लेन वेव. A wave in which the thread pass alternatively over and under the threads running at a right angle. मीन्स प्लेन वेव यानी क्या? अ वेव इन विच अ थ्रेड पास अल्टरनेटिवली. ऐसा थ्रेड रहता है अल्टरनेटिवली पास होता है, एक थ्रेड छोड़ के दूसरे थ्रेड में ऐसे पास होते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं हम? प्लेन वेव. देन ट्विस्ट.
It refers to a direction of twisting the fiber while spinning the yarn. ट्विस्ट यानी क्या, डायरेक्शन में ट्विस्ट करना. ट्विस्ट यानी क्या, ऐसे आप हम कैसे कर सकते हैं, ये होगा हमारा फाइबर, ऐसे हम राइट एंगल में ट्विस्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, जेड ट्विस्ट. इसको क्या बोलेंगे हम, जेड ट्विस्ट. अगर यही हम लेफ्ट हैंडेडली ट्विस्ट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, एस ट्विस्ट. सो ट्विस्ट मीन्स इट रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग द फाइबर while spinning the yarn. Twist to the right is called as Z twist or right twist, whereas twist to the left is called as a twist or reverse twist. Then next term है हमारी naps. These refer to loose fluffy fibers. These are commonly observed on one surface of cotton lint raised from the wrap thread of cotton cloth of plain wave by cutting and scraping the threads. These weakened threads enable the material to be easily turned. A fabric on which naps are produced is called as rice fabric. Then selvage, a fabric edge woven so that it is fast and the threads do not become loose. Slavage यानी क्या, ऐसा फैब्रिक जिसमें उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो लूज़ नहीं होने चाहिए, उसको ही क्या बोलते हैं हम, वो एज जो है वो बाइंड कर देती है तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, स्लेवेज. ठीक है. देन लास्ट टर्म इज स्नैरिस. स्नैरिस मीन्स दीज आर अ लूप protruding from the fabrics due to insufficient tension on the yarn in weaving. Protruding means to stick out from the place or a surface. ये हो गया हमारी summary of the practical. Then we move to the practical experiment number 15 to evaluate absorbent cotton wool IP. Then to discuss the stepwise procedure of this absorbent cotton wool, first test is identification test. Examine single fiber of absorbent cotton wool under a microscope. Then it contains single cell about a 4 cm long and 40 mm wide in a form of flattened tube with a thick and rounded walls and often twisted. फर्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 mm वाइड सिंगल फाइबर लेना है एब्सॉर्बेंट कॉटन का और उसके एग्जामिन करना है अंडर अ माइक्रोस्कोप. देन नेक्स्ट स्टेप, टेक द सैंपल ऑफ एब्सॉर्बेंट कॉटन ऑन अ ग्लास स्लाइड and treat it with a few drops of iodinated zinc chloride solution. Then next step क्या है हमारी, फर्स्ट तो उसको एग्जामाइन कर लिया हमने और देख लिया कि वो फ्लैटेंड है, थिक है या फिर राउंडेड वॉल्स है या फिर उसको वो ट्विस्टेड है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है हमारी, टेक द सैंपल ऑफ एब्सॉर्बेंट कॉटन ऑन ग्लास स्लाइड. ग्लास स्लाइड पर हमें एक सैंपल लेना है एब्सॉर्बेंट कॉटन का और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करना है. द एब्सॉर्बेंट कॉटन फाइबर्स बिकम्स अ वॉयलेट. जो हमने जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन डाला है उसमें तो उसकी वजह से एब्सॉर्बेंट कॉटन का कलर बिकम्स अ वॉयलेट होगा. देन नेक्स्ट स्टेप, take a 0.1 gram of sample in a borosilicate beaker and add 10 ml of zinc chloride solution. Heat to 40 cm and allow to stand for 2.5 hours with occasionally shaking. क्या करना है हमें, 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल यानी एब्सॉर्बेंट कॉटन लेना है आपको 0.1 ग्राम. देन विच इज एड इन या फिर डीप इन अ बोरोसिलिकेट बीकर एंड एड 10 ml ऑफ जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन और उसमें 10 ml जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करना है. देन हीट टू 40 डिग्री सेल्सियस
एंड अलो टू स्टैंड फॉर 2.5 आवर्स। 40 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट करना है एंड 2.5 घंटे के लिए उसे बाजू में रख देना है, ओकेजनली शेकिंग, ठीक है। देन द फाइबर्स डू नॉट डिज़ोल्व, वो जो फाइबर्स है विच डू नॉट डिज़ोल्व, अगर वो डिज़ोल्व नहीं हुआ तो हमारी टेस्ट कॉम्प्लाइज हुई, अगर वो डिज़ोल्व होता है तो हमारे टेस्ट इज़ नॉट कॉम्प्लाइज। देन नेक्स्ट टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड अल्किलिनिटी एंड सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस। सो फर्स्ट टेक अ 15 ग्राम ऑफ सैम्पल इन अ स्टॉपर्ड बोरोसिलिकेट फ्लास्क। क्या करना है, 15 ग्राम ऑफ सैम्पल यानी एब्सॉर्बेंट कॉटन लेना है आपको 15 ग्राम एंड ऐड करना है स्टॉपर्ड बोरोसिलिकेट फ्लास्क में। देन ऐड 150 ml ऑफ वाटर टू इट, देन 150 ml वाटर ऐड करना है उसमें एंड मैसरेट इट फॉर 2 आवर्स इन अ क्लोज बोरोसिलिकेट फ्लास्क एंड मैसरेट यानी कि सोक करने के लिए 2 आवर्स के लिए उसमें रख देना है इन क्लोज बोरोसिलिकेट फ्लास्क में। देन डिकेंट द लिक्विड एंड स्क्वीज आउट केयरफुली द रेसिड्यू लिक्विड विथ अ ग्लास रॉड एंड मिक्स बोथ द लिक्विड्स। क्या करना है आपको, डिसेंट द लिक्विड एंड स्क्वीज आउट केयरफुली एंड द रेसिड्यू लिक्विड्स विथ अ ग्लास रॉड एंड मिक्स बोथ द लिक्विड। यानी क्या करना है आपको, डिसेंट यानी क्या, जो हम सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव करते हैं लिक्विड पार्टिकल्स में से, वैसे जो हमने डीप किया हुआ है एब्सॉर्बेंट कॉटन वो और जो लिक्विड है वो सेपरेट आउट करना है, और जो एब्सॉर्बेंट कॉटन में जो लिक्विड सोक हुआ है वो सेपरेटली स्क्वीज़ करके वो रिमूव करना है और वो दोनों भी लिक्विड ऐड करने हैं एक दूसरे में। देन यूज़ द सेम फिल्टर फॉर अ टेस्ट फॉर एसिडिटी, अल्किनिटी एंड सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस। एंड दिस फिल्टर जो हमने अभी दोनों फ़िल्टर ऐड किया है वही फ़िल्टर हमें यूज़ करना है फॉर द टेस्ट ऑफ एसिडिटी, alkalinity and surface active substances. Then first test for acidity. Take 25 ml of filtrate in a borosilicate glass beaker. क्या करना है, 25 ml फिल्ट्रेट जो हमने अभी फिल्ट्रेट बनाया है उसमें का 25 ml फिल्ट्रेट लेना है इन अ बोरोसिलिकेट ग्लास बीकर में। देन उसमें ऐड करना है 0.1 ml ऑफ डाइल्यूट फिनोप्थेलिक सॉल्यूशन। देन उसमें क्या ऐड करना है, डाइल्यूट फिनोप्थेलिक सॉल्यूशन 0.1 ml ऐड करना है। देन द सॉल्यूशन डज नॉट शो अ पिंक कलर। इफ़ द सॉल्यूशन शोज पिंक कलर इंडिकेट्स द present of acidic content in it and vice versa. If the solution are show in a pink color, अगर वो सॉल्यूशन हमें पिंक कलर का इंडिकेट्स होता है तो हमारा यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, हमारा एसिडिक हो गया, यानी कि जो हमारा एब्सॉर्बेंट कॉटन है वो क्या हो गया, हमारा एसिडिक कंटेंट हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है हमारी टेस्ट फॉर अल्किलिनिटी। टेस्ट फॉर अल्किलिनिटी, टेक अ 25 ml ऑफ फिल्ट्रेट इन अ बोरोसिलिकेट ग्लास बीकर। और फिर से हमें 25 ml फिल्ट्रेट लेना है जो हमें अपने अबाउट प्रिपेयर किया है, वो 25 ml फिल्ट्रेट लेना है इन अ बोरोसिलिकेट ग्लास बीकर एंड ऐड 0.05 ml ऑफ मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टू इट। हमने फर्स्ट एसिडिटिक में क्या डाला था, 0.1 ml डाइल्यूट फिनोप्थेलिक सॉल्यूशन डाला था, पर अल्किलिनिटी में हम क्या डालेंगे, 0.05 ml मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। Then if the solution shows pink color, it indicates the presence of alkaline content in it and vice versa. If the solution shows the pink color, ये भी अगर पिंक कलर का सॉल्यूशन हुआ तो हम क्या इंडिकेट्स करेंगे या फिर क्या प्रेजेंस रहेगा, अल्कालाइन कंटेंट प्रेजेंस रहेगा हमारा एब्सॉर्बेंट कॉटन में। देन नेक्स्ट स्टेप इज टेस्ट फॉर सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस। देन take a 25 ml of graduated ground glass toppered cylinder with an external diameter of 18 to 22 mm and rinse it with a sulfuric acid. क्या लेना है हमें,
ग्राउंड ग्लास टॉपर सिलेंडर लेना है विथ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 18 to 22 mm एंड उसे रिंस करना है सल्फ्यूरिक एसिड से and then with water. Firstly we rinse the sulfuric acid, then we use the water. Then take 10 ml of filtrate of absorbent cotton wool in a graduated ground glass topper cylinder. 10 ml filtrate लेना है जो हमने अभी अबव बनाया है. 10 ml filtrate लेना है absorbent cotton का और उसको graduated ground glass topper में ऐड करना है. देन शेक विगोरसली 30 टाइम्स इन अ 10 सेकंड. उसे शेक करना है 30 टाइम्स इन अ 10 सेकंड के लिए. देन अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 1 मिनट एंड 1 मिनट के लिए स्टैंड बाय में रख देना है. देन शेक अगेन फॉर 30 मिनट्स. अगेन शेक करना है 30 टाइम्स के लिए. देन आफ्टर 5 मिनट्स द हाइट ऑफ फ्रोथ डज नॉट एक्सीड 2 mm अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड. हाइट ऑफ फ्रोथ यानी जो बबल्स रहते हैं लिक्विड में, जो बबल्स ऑब्जर्व होंगे उसकी लेंथ यानी हाइट कितनी होनी चाहिए 2 mm, नॉट एक्सटीडिंग 2 mm. यानी अगर 2.5 mm अगर उसकी हाइट हुई तो ये हमारी टेस्ट नॉट कॉम्प्लाइज होगी, ये हमारी टेस्ट नॉट कॉम्प्लाइज होगी. अगर उसकी हाइट जो बबल्स की हाइट है वो अगर नॉट एक्सटीडिंग 2 mm हुई तो हमारी ये टेस्ट फॉर सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस ये हमारी टेस्ट कॉम्प्लाइज होगी. देन नेक्स्ट स्टेप है हमारी फ्लोरोसेंस टेस्ट. Prepare a layer of absorbent cotton on a glass plate having a 5 mm thickness approximately. Examine it under the ultraviolet lamp having a maximum output at a 365 nm. It shows only a slight brownish violet fluorescence and a few yellow particles, not more than a few isolated fibers shows an intense blue fluorescence. Then next step है हमारी test for a water soluble substances. Boil 5 gram of sample with 500 ml of water for 30 minutes in a borosilicate glass beaker on a gas. क्या करना है हमें वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में क्या करना है 5 ml सैम्पल, 5 ग्राम ऑफ सैम्पल, 5 ग्राम सैम्पल यानी एब्सॉर्बेंट कॉटन लेना है 5 ग्राम. देन उसे डिप करना है 500 ml ऑफ वाटर में एंड हीट करना है इन अ बोरोसिलिकेट ग्लास फॉर 30 मिनट्स. देन stir frequently and replace the water lost by evaporation. Stir करना है frequently and replace the water lost by evaporation. Decant the liquid into a beaker and squeeze the residual liquid from the material carefully with a glass rod. क्या करना है हमें जो लिक्विड है और जो सैंपल है हमारा वो सेपरेटली फ़िल्टर करना है और जो सैंपल में जो लिक्विड एब्जॉर्ब हुआ है वो स्क्वीज़ करना है. Then mix the liquid and filter the extract with least hot. Then वो दोनों फिल्टर हमें मिक्स करना है. Then evaporate 400 ml of filtrate and dry the residual to constant wet at 105 degrees Celsius. Then evaporate 400 ml of filtrate and dry the residue. Evaporate करना है 400 ml liquid, then dry करना है residue to a constant wet at 105 degrees Celsius. Then the water soluble substances of absorbent cotton wool should not be more than 0.5%. जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है एब्सॉर्बेंट कॉटन वूल का शुड नॉट मोर देन 0.5%. देन लास्ट स्टेप है हमारी टेस्ट फॉर नेप्स. स्प्रेड थिन लेयर ऑफ 0.5 gram absorbent cotton for an area of 450 square centimeter uniformly between 2 glass plate. हमें 2 ग्लास प्लेट लेनी है, उसमें 0.5 gram absorbent cotton स्प्रेड करना है एट अबाउट 450 स्क्वायर सेंटीमीटर की दायरे में हमें उसे स्प्रेड करना है. देन व्यू बाय द नेक आइट अंडर अ ट्रांसमिटेड लाइट. रिपीट द टेस्ट 3 टाइम्स. हमें नेकेड आइट से उसे एग्जामाइन करना है और 3 टाइम्स ये टेस्ट रिपीट करना है. देन एब्सॉर्बेंट कॉटन वूल डज नॉट शो मोर नेप्स दैन अबाउट एन एवरेज ऑफ 250 फॉर अ 3 टेस्ट.
यानी एब्सॉर्बेंट कॉटन वूल डज नॉट शो मोर नेप्स, मोर नेप्स नहीं दिखानी चाहिए। एवरेज कितना है हमारी नेप्स का 250 के अबाउ वो हमारी टेस्ट नहीं दिखनी चाहिए। 3 टेस्ट। देन नेक्स्ट है कैलकुलेशंस। वेट ऑफ एम्प्टी बोरोसिल बीकर विच मीन्स द एक्स ग्राम, हमारा कितना बोरोसिल बीकर का वेट कितना है। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम, ये हमारा बोरोसिलिक बीकर का वेट हो गया। देन वेट ऑफ बोरोसिल बीकर प्लस फिल्ट्रेट, जो हमने फिल्ट्रेट बनाया उसका वेट लेना है, ये हो गया हमारा 5 ग्राम या 5 ml, ठीक है। देन वेट फॉर बोरोसिल बीकर प्लस रेसिड्यू आफ्टर ड्राइंग टू कांस्टेंट वेट एट 105 डिग्री सेल्सियस विच मीन्स Z। क्या करना है हमें वेट ऑफ बोरोसिल बीकर का जो हमने वेट किया है 2 ग्राम वो लेना है, और रेसिड्यू आफ्टर ड्राइंग कंटेंट वेट एट 10, जो हमने रेसिड्यू ड्राई किया है 105 डिग्री सेल्सियस में उसका वेट लेना है। फॉर एग्जांपल 3 ग्राम, सो ये कितना हो गया 5 ग्राम हो गया हमारा। देन वेट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस Z माइनस एक्स, Z माइनस यानी क्या, जो हमने अभी रेसिड्यू का वेट लिया वो, यानी कि 5 माइनस एक्स कितना, जो हमने एम्प्टी बोरोसिल बीकर का वेट लिया वो, तो कितना हो गया 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 ग्राम। तो इसका वेट कितना हो गया, वेट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस इज 3 ग्राम। देन ऑब्जर्वेशन टेबल है, अगर आपकी टेस्ट जो टेस्ट में दिया है, अगर वॉयलेट कलर आ रहा है या फिर पिंक कलर आ रहा है अल्कलिनिटी टेस्ट का या फिर एसिडिटिक टेस्ट का, अगर आ गया आपका पिंक कलर तो कॉम्प्लाइज लिखना है, अगर नहीं आया तो नॉट कॉम्प्लाइज लिखना है। देन रिजल्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कॉम्प्लाइज हुई तो कॉम्प्लाइज लिखना है। देन एसिडिटिक टेस्ट कॉम्प्लाइज हुई तो कॉम्प्लाइज लिखना है, अगर नहीं हुई तो नॉट कॉम्प्लाइज लिखना है। देन फ्लोरोसेंस टेस्ट एज इट, देन टेस्ट फॉर वाटर फॉर सोल्यूबल सब्सटेंस, टेस्ट फॉर नेप्स। ओके।